नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सत्ता के संग्राम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एस त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में चुनावी दंगल है, इसमें किसका मंगल होगा, निश्चित तौर पर यह सवाल अभी तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि यूपी की चुनावी जंग इस बार दिलचस्प होने वाली है और इसकी वजह है हर पार्टी के प्लान का बेहद खास होना। चुनाव में यूं तो सियासी दल हर वर्ग को साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब बात उत्तर प्रदेश के सत्ता के संग्राम की हो तो पार्टियां हर वर्ग के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। मगर इस चुनाव में विशेष तौर पर युवाओं को साधने के लिए खास एजेंडे के तहत पार्टियां आगे बढ़ रही हैं। दरअसल सूबे में युवा मतदाताओं की संख्या 30 से 35% के बीच है। मतलब ये है कि युवाओं का रुझान जिस ओर होगा, सत्ता की चाबी उसी के हाथ लगेगी। 2014 के लोकसभा, फिर 2017 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव और इसके बाद 2019 के आम चुनाव में बीजेपी ने युवाओं को अच्छे से परखा है। यही वजह थी कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से देश और प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुई। वहीं एक बार फिर यूपी फतह करने के लिए बीजेपी ने युवाओं को साधने के लिए अब तक बहुत कुछ किया है और आगे भी कुछ खास करने का प्लान बना रही है। बीजेपी की तरह सपा, बसपा और कांग्रेस समेत अन्य पार्टियां भी ये जानती हैं कि युवाओं को साथ लिए बिना जीतना मुश्किल है। लिहाजा वो भी युवाओं को लुभाने के लिए अपना अपना एजेंडा तैयार कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वह किसके एजेंडे की ओर झुकेंगे और किसके दावों पर विश्वास करेंगे। सत्ता के संग्राम में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। आज के मुद्दे यूथ जिताएगा बूथ। तो उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी दलों ने अपनी रणनीति को जमीनी स्तर पर उतारने का काम शुरू कर दिया है। सूबे में युवा वोटर सबसे अधिक है, लिहाजा युवा ही हार जीत के अंतर की रेखा खींचेंगे। इसलिए युवाओं को अपने पाले में करने के लिए सभी दल लगातार कोशिश में जुटे हैं। बसपा ने जहां आकाश आनंद को युवाओं के सामने पेश किया है, तो कांग्रेस ने युवा छात्राओं को टारगेट किया है। इधर सपा भी लैपटॉप देने का वादा कर युवाओं को लुभाने में जुटी है। तो वहीं सत्ताधारी दल बीजेपी रोजगार देने का वादा कर युवाओं का भरोसा फिर जीतने की कोशिश कर रही है। खैर, युवाओं को अपनी ओर खींचने में किसे कामयाबी मिलेगी और युवा से जुड़े सत्ता के हर समीकरण पर चर्चा करने से पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 22 की चुनावी जंग अपने नाम करने के लिए पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। हर मुद्दे को भुनाया जा रहा है। बार पलटवार हो रहे हैं। साथ ही पार्टियां युवाओं का रुख अपनी ओर कर सत्ता का संग्राम जीतने की जुगत में जुटी है। बता दें कि देश में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। इनकी कुल संख्या 403 है। तो वहीं सबसे ज्यादा युवा वोटर भी यूपी में ही हैं। उत्तर प्रदेश में अभी कुल मतदाताओं की संख्या 14 करोड़ 66 लाख है। इनमें महिला मतदाताओं की संख्या 6 करोड़ 74 लाख और पुरुष मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 92 लाख है। दोनों में युवा मतदाता लगभग 30% है। आंकड़ों के मुताबिक सूबे में सबसे ज्यादा संख्या युवा वोटर्स की है। ऐसे में इन्हीं वोटर्स को ध्यान में रखते हुए बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस और अन्य पार्टियां अपना चुनावी एजेंडा तैयार कर रही हैं। चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं से जुड़े कई बड़े फैसले किए हैं। सीएम योगी ने अगस्त में 7,301.52 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया था। अनुपूरक बजट में युवाओं के रोजगार के लिए 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा आदि पाठ्यक्रमों में पढ़ाई कर रहे युवाओं को मुफ्त में टैबलेट या स्मार्टफोन मिलेगा। ये दिसंबर से ही बंटना शुरू हो जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को 3 बार भत्ता मिलेगा। ये दिसंबर से ही छात्रों को मिलने लगेगा। संस्कृत विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती होगी। जल्द ही इसका विज्ञापन जारी होगा। उत्तर प्रदेश के अलग अलग विभागों में रिक्त 75,000 पदों पर जल्द भर्ती होगी। इनमें से कई विभागों में भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। इसके अलावा भाजपा का खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया अभियान, हर जिले में खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन और युवा उद्यमी सम्मेलन और सम्मान भी होगा। इधर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने रोजगार और शिक्षा के मुद्दों पर योगी सरकार को घेरने की तैयारी की है। इसके लिए सपा बेरोजगार युवाओं को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। साथ ही छात्रवृत्ति और कोरोना के दौरान
छात्रों के सामने खड़े हुए संकट को भी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। 2012 में सपा ने 12वीं पास छात्रों को लैपटॉप और 10वीं पास छात्रों को टैबलेट देने का ऐलान किया था। एक बार फिर से इसका ऐलान हो सकता है। सपा ने यूपी चुनाव में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को टिकट देने की भी प्लानिंग की है। 10 लाख युवाओं को रोजगार, शिक्षा मित्रों को फिर से सहायक अध्यापक बनाने जैसे वादों को भी चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया जा सकता है। बीजेपी और सपा की तरह बहुजन समाज पार्टी का भी फोकस युवाओं पर ही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने चुनावी सभा में ही युवाओं को रोजगार देने का ऐलान किया है। बसपा का वादा है कि सरकार आई तो यूपी से पलायन रोकने के लिए हर युवा को रोजगार दिया जाएगा। मायावती ने इस बार ज्यादा से ज्यादा टिकट भी युवाओं को देने का फैसला लिया है। पार्टी से युवाओं को जोड़ने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। यूपी में बेरोजगारी को लेकर प्रियंका और राहुल गांधी लगातार योगी और मोदी सरकार पर हमलावर होते रहे हैं, लिहाजा इस चुनाव में भी यही मुद्दा हावी रहेगा। प्रियंका गांधी इंटर पास छात्राओं को फ्री स्मार्टफोन और स्नातक पास बेटियों को स्कूटी देने का ऐलान कर चुकी हैं। इसके साथ ही IIT, NIT, मेडिकल और लॉ की पढ़ाई करने वाले युवाओं को पार्टी से जोड़ा जा रहा है ताकि उनके जरिए ज्यादा से ज्यादा युवाओं को कांग्रेस के करीब लाया जा सके। TET पेपर लीक होने के बाद कांग्रेस अपने अभियान को और तेज करेगी। वहीं इन सबके बीच यूपी सरकार ने कहा है कि बीजेपी के 4.5 साल के शासन में 6.65 लाख से अधिक लोगों को नौकरियां दी गई हैं, जबकि बसपा सरकार ने 5 साल में 95,000 और सपा सरकार ने 5 साल में लगभग 2 लाख नौकरियां दी थी। बीजेपी सरकार के मुताबिक सपा बसपा सरकार में मिली नौकरियों में करीब 2 गुनी नौकरियां तो 4.5 साल में ही दी जा चुकी हैं। सियासत में हर चीज के अपने मायने होते हैं और सियासी दल इस कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं कि कैसे किसी आयोजन के बहाने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके। हालांकि 2022 के चुनाव में युवा वोटर्स की संख्या को देखते हुए अब सियासी दल के केंद्र बिंदु में युवा सबसे आगे है। लेकिन आज का युवा वोटर सियासत के गुणा गणित को अच्छी तरह से समझता है। ऐसे में देखना होगा कि 2022 के चुनाव में युवा किसका साथ देता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए लखनऊ से राघवेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो सत्ता के संग्राम में आज के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यूथ विधायक का बूथ पर बात करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी आई हैं बीजेपी नेता शबनम पांडे जी हैं। शबनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सपा नेता शिल्पी चौधरी जी हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगी। कांग्रेस नेता प्रदीप सिंह जी जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, आपका भी स्वागत है। और राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह जी है हमारे साथ। शशांक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शशांक जी, आपके पास बाद में आएंगे, पहले हम जान लेते हैं पार्टियों से अलग अलग। शिल्पी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। आपके पास आएंगे किस पार्टी ने क्या दिया है। प्रदीप जी, आपकी तो खैर पार्टी लंबे समय से 30 साल से सत्ता से बाहर है लगभग वहां, लेकिन फिर भी युवाओं के लिए क्या विशेष किया है। महिला युवाओं के लिए तो आपने काफी अच्छी घोषणाएं की हैं, लेकिन आगे क्योंकि फैक्टर वहां M/, जो सपा ने कर रखा M/, यानी महिला और युवा। तो शबनम जी से पूछेंगे, लेकिन प्रदीप जी, क्या करेगी पार्टी आप युवाओं के लिए। प्रदीप जी। देखिए, हमने युवाओं को रोजगार देने की बात की है। हमारी नेता प्रियंका गांधी ने महिला युवाओं को स्कूटी स्मार्टफोन देने की बात की है। लगातार हम युवाओं की लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। तो अगर कोई पार्टी कोई राजनीतिक दल प्रदेश में युवाओं की लड़ाई लड़ता नजर आया है पूरे 5 साल, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हमारे नेता अजय कुमार जी लल्लू और भारतीय जनता पार्टी जब बार बार युवाओं की बात करती है और उन्हें तमाम चीजें नौकरियां देने की बात करती है। इन्होंने कहा 5 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां या 4 लाख नौकरियां हमने दे दी है। RTI लगाई जाती है, सरकार आज तक उसका जवाब नहीं देती कि वो नौकरियां कहां मिली, किसको मिली, कहां से मिली। यहां तक कि इनके विज्ञापन आते हैं, विज्ञापन में जिस व्यक्ति का चेहरा वो सामने लेकर आते हैं वो भी फेक साबित होता है। अब आप शिक्षा मित्रों पे तमाम बातें आपने कही। आज शिक्षा मित्रों के एक साफ कहा था कि शिक्षा मित्रों को 3 महीने के अंदर। प्रदीप जी, थोड़ा सा रोकेंगे। आप निश्चित तौर पे पूरे आरोप लगाइए। प्रदीप जी, मेरी बात सुन लीजिए, आप पूरे आरोप लगाइए, लेकिन पहले ये मैं जान लेता हूं, आपने कहा कि आपकी पार्टी युवाओं के लिए लगातार लड़ती रही है। वो किस तरह से, किस मुद्दे पे लड़ाई लड़ी है, क्या किया है आपने लड़ाई के दौरान। बाद में आप आरोप लगा दीजिएगा शबनम जी पे जितना है, बीजेपी पे जितना, लेकिन
आपने महिला युवाओं के लिए जो लैपटॉप और स्कूटी बांटने की बात कही है, स्कूटी कितने लोगों को देंगे, फंड कहां से आएगा, वो अलग बात है। लेकिन आपने लड़ाई क्या लड़ी है अभी तक युवाओं के लिए, ये बता दीजिए, उसके बाद आरोप लगाइएगा। हमने शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान की लड़ाई में लगातार कांग्रेस उनके साथ रही है और लगातार लड़ती आई है। हमने लगातार युवाओं के तमाम मुद्दों पर, चाहे नलकूप बत्ती घोटाला का मामला रहा हो, चाहे शिक्षक भर्ती घोटाला का मामला रहा हो, चाहे नर्सिंग भर्ती घोटाले का मामला रहा हो, इन सारे घोटालों पे अगर कोई लड़ता नजर आए, कोई पार्टी लड़ती नजर आई है, मुखर होकर लड़ती नजर आई है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हमारे नेता अजय कुमार जी लल्लू और प्रियंका गांधी जी लड़ती नजर आई है। और हम भी विश्वास के साथ कहते हैं कि जिस तरह की ये लड़ाई लड़ी है, युवाओं को ये लग रहा है कि वाकई अगर कोई हमारे साथ खड़ा है तो प्रियंका गांधी जी खड़ी हैं और यह कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार जी लल्लू खड़े हैं, और वो साफ शब्दों में लगातार लड़ते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो राजनीतिक दल है वो ट्विटर वहां से बाहर निकल नहीं पाए, लगातार इन मुद्दों पर, चाहे नर्सिंग भर्ती घोटाले का मुद्दा रहा हो, चाहे शिक्षा भर्ती घोटाले का मुद्दा रहा हो, इन मुद्दों पर कोई सड़क पर लड़ता युवाओं के साथ नजर आया तो कांग्रेस पार्टी लड़ती नजर आई है। बाकी और राजनीतिक दल तो घरों में बैठे रहे। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की बात करती है, आपने लगातार, और एक बात नहीं, अब आपने रोजगार की बात की, आपने तमाम बातों की, और हर जगह केवल युवाओं को चला। जितनी नौकरियां आपने, जितनी बांट निकाली, सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई जी। और उसके बाद आज जब चुनाव करीब आ रहा तो आप लोगों की गिरफ्तारी दिखा रहे हैं। आप बताइए, लगातार आपकी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितनी भी बांट निकली, एक भी बांट क्या नौकरी के चरम स्तर पर पहुंची क्या? सारी की सारी बांट भ्रष्टाचार की भेंट कैसे चल गई? और वो कौन लोग हैं जिनको, और इनको संरक्षण किसका मिल रहा है? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का संरक्षण ऐसे भ्रष्टाचारियों को मिल रहा है, और हम इनके चेहरे खोलने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। और हमें विश्वास है कि आने वाले समय पर भी लगातार इनके चेहरे खोलते रहेंगे, और आने वाले समय में युवा, जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, उनको रोजगार के साधन भी मिलेंगे, निश्चित तौर पर हमारा विश्वास है। चलिए, एक बात और पूछ लेता हूं, फिर शिल्पी जी के पास जाता हूं कि सिर्फ सरकारी नौकरी देना ही रोजगार हो पाएगा क्या? जो आपने बांट की बात की है, आपकी कांग्रेस की प्लानिंग में और क्या है कि हम किस तरह से युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार से जोड़ सकें? और क्या प्लानिंग है कांग्रेस की? देखिए, पकौड़े तलना किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत रोजगार हो सकता है इसमें, लेकिन सरकारों का योगदान पकौड़े तलने में होगा ये मैं नहीं मानता। पकौड़े तलना एक रोजगार है। अगर कोई आदमी टेम्पो खरीदता है और उसको एक ड्राइवर रखता है, एक क्लीनर रखता है, ये एक रोजगार है। लेकिन इसमें नरेंद्र मोदी जी का योगदान हो सकता है या योगी जी का योगदान हो सकता है? तो ये लगातार झूठ बोलने का एक बहुत बेशर्म तरीका है जो आज की सरकारें और उनके मुखिया बोल रहे हैं। हम निश्चित तौर पर कहते हैं कि हम उनका स्किल डेवलपमेंट करेंगे और उन्हें रोजगार के साधन मुहैया कराएंगे, और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में सारी चीजें लाएगी और वो आपके सामने होगा जी। शिल्पी जी, एम.वाई और एम.वाई के तहत ठीक है, महिलाओं को आप ज्यादा से ज्यादा महत्व देंगे, लेकिन युवाओं के लिए हम रोजगार यानी केवल सरकारी, उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों में लग जाना ही केवल आप भी समझती हैं, शबनम जी भी समझती होंगी, प्रदीप जी भी समझते होंगे, शशांक शेखर जी भी समझते होंगे कि सारे युवाओं को, लगभग 4.5 से 5 करोड़ युवा हैं, इन सबको नौकरी संभव नहीं है, आप भी जान रहे हैं। तो इनके लिए क्या सपा की क्या प्लानिंग है कि हम इनको किस तरह से रोजगार, कोई आपका मास्टर प्लान बना है इस तरह का कि हम इस तरह से योजनाएं, ठीक है उद्योग स्थापित कर दिया तो कुछ लोगों को मिल गया, कोई अलग से योजना बनाई है क्या युवाओं के लिए? देखिए, जो योजनाएं हैं वो भी जाहिर बात है हमारे घोषणा पत्र में आएगी, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। पूर्व में जब हमारी सरकार 12 से 17 तक रही तो आप देखें कि यहाँ सैमसंग हम लाए, HCL हम लाए, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो आई थी, बिजली के बड़े बड़े पावर हाउसेस, यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा था वो सब जो आज ठप कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वो सब क्योंकि वो लीडरशिप पर विश्वास करते हैं, और लीडरशिप जब पढ़ी लिखी होती है, टेक्निकल जानकारी से भरपूर होती है, तो उस पर हर एक का फेथ होता है, गुड फेथ होता है। बहुत अच्छी बात। तो अब एक जो जमीनी बदलाव मैं देख रही हूँ कि कभी धर्म के मुद्दे पर वोट देने वाले लोग आज सिर्फ ये कहते हैं कि हमें पढ़ा लिखा लीडर चाहिए। हमने 5 साल एक ऐसे लीडर को देख लिया
कि जिसने पूरा सत्यानाश करके दे दिया। तो लोगों को, जो युवा है, युवा को, एक तो हमारे नेता हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी, वो युवाओं को बहुत अपील करते हैं। क्यों? खुद हमने उनकी कार्यशैली देखी है कि हमारी पार्टी, जो युवाओं की पार्टी कही जाती है, 18 फ्रंट है हमारे यहाँ, 18 फ्रंटल हैं जो संगठन है हमारे पार्टी के। 18 फ्रंटल में से 6 फ्रंटल तो सिर्फ युवाओं के हैं हमारे यहाँ जी। तो महिलाओं और युवाओं को, महिला तो अब ये जुड़ा है, युवाओं को वरीयता हमेशा से दी जाती है। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ हमारी पार्टी में युवा हैं उत्तर प्रदेश में, अगर देखा जाए तो सदस्य के तौर पे। तो वो ये एनर्जी है। हमारे लीडर ने हमेशा कहा, पार्टी में भी हम लोगों की बातचीत के दौरान वो कहते हैं कि आप अपनी पढ़ाई मत खराब करिए। हम लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन आपको अपना फ्यूचर बनाना है, पढ़ाई बराबर करते रहिए, पढ़ाई खराब नहीं होनी चाहिए। कल को ऐसा ना हो कि पॉलिटिक्स के चक्कर में आपकी जिंदगी खराब हो जाए। तो वो लीडर को हम देखते आए हैं। और ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि ट्विटर का पावर करते थे और घरों में बैठे रहते थे, तो ये वो लोग हैं जो 31 साल से उत्तर प्रदेश में दिखे भी नहीं हैं। मगर अब ये करिश्माई तरीके से हम यहाँ जा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं। तो अगर आप जा रहे हैं तो फिर ये तो दिख रहा है कि कोई भी आप में इतना विश्वास नहीं जता रहा है, आपकी घोषणाओं में विश्वास नहीं जता रहा है। लैपटॉप हमारी सरकार में भी बांटेगा और पिछले 1 साल से लैपटॉप बंटना शुरू हो चुके हैं बच्चों के बीच में। वैसे भी क्यों, उससे पहले अगर होता था तो फिर आप पैसा कहाँ से लाए, ये बताइए। युवाओं के विषय में आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने युवाओं की हत्या हुई, ताजा कासगंज में वो बच्चा मारा गया, मनीष गुप्ता एक युवा व्यापारी था, विवेक तिवारी एक युवा व्यापारी थे, युवा ये थे, इंजीनियर थे जी। अरे शिक्षक मित्रों के कितने दिन से वो इको गार्डन पर बैठे हुए हैं, कितनों ने अपने ऊपर आग लगा ली। युवाओं की हालत ये है कि महिला शिक्षा और सुरक्षा के नाम पर जो सरकार आई थी, उसने आने के साथ ही 1090 जैसी वुमेन पावर लाइन बंद कर दी। इन्होंने महिलाओं के लिए, युवा महिलाएं सबसे ज्यादा छेड़खानी की घटनाओं से पीड़ित होती हैं। 5.5 लाख शिकायतों का निराकरण हुआ था 1090 के द्वारा। विमेन पावर लाइन जो माननीय अखिलेश यादव जी ने चलाई थी, उस 1090 को इन्होंने टोटली बंद कर दिया उत्तर प्रदेश में। आज बच्चियां कहाँ जाती हैं शिकायत करने, हमें नहीं पता। महिला सुरक्षा एवं सम्मान की एडीजी को खुद नहीं पता है कि इसमें हमें करना क्या है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, बड़े बड़े पत्रकार कह रहे हैं कि महिला शिक्षा एवं सुरक्षा के नाम पे जितने बड़े घोटाले इस सरकार के हटने के बाद हम लोग खोलेंगे, आप देखिएगा कि क्या कमाल हुआ है यहाँ पर। तो ये युवाओं की बात क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने यूनिवर्सिटीज में रोमियो स्क्वाड, एंटी रोमियो स्क्वाड के नाम पे जो दल भेज रखे हैं, उन्होंने बच्चों के क्लासेस में जा जाके सबको भाई बहन होने की शपथ दिलवाई है। ये हरकतें इनकी जब पब्लिक के बीच में आएगी, वो आएगी तब जब वो वोटिंग करने जाएगी। एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा लड़का दूसरी लड़की को अपनी बहन मानने के लिए बाध्य कराया गया, ये एंटी रोमियो स्क्वाड के द्वारा। ऐसा आपने कभी सुना था? ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है पिछले 5 सालों से। अभी 2 साल से की घटनाएं आपने जो बताई शिल्पी जी, वो किस तरह से जो उनकी स्क्वाड बनी थी, वो किस तरह से काम कर रही थी, वो मैं नहीं जानता। लेकिन ये छेड़खानी की घटनाओं को कम करने के लिए ऐसा सुना है कि वो इस तरह का स्क्वाड बनाया था उन्होंने। एक बात। दूसरी बात आपने जो गिनाई है बातें, उससे लग रहा है कि सपा का अपना कोई युवाओं के लिए कुछ विशेष प्लान नहीं है, बल्कि जो बीजेपी में जो माइनस पॉइंट हुए हैं, बीजेपी के जो दूसरे बिंदु, उनको आप लेकर के युवाओं को रिझा रही हैं। नहीं, मैनिफेस्टो तक वेट करना पड़ेगा। हमने कहा पहले भी, हमने इस सेक्टर पे काम किया था, कंप्यूटर्स पे हमने काम किया था, मेडिकल कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं और कल कारखाने। ये तो इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करेंगे ना। उत्तर प्रदेश में अगर बाहर के लोगों का ये विश्वास ही नहीं होगा कि हम आके यहाँ कोई कल कारखाने स्थापित करें, तो आप रोजगार किससे देंगे? किसी को कैसे कहेंगे कि आप यहाँ पर आइए? इन 5 सालों में जो लोग यहाँ थे वो भी यहाँ से भाग चुके हैं। HCL ने लखनऊ में अपना सब कुछ बंद कर दिया और HCL यहाँ से चली गई है। सैमसंग का नोएडा में जो हमारा MOU हुआ था, सब कुछ हमने स्टैब्लिश किया था, वो भी 1 साल पहले शायद ऐसा सुना था कि शायद कुछ शुरू हो रहा है, लेकिन अभी नहीं, तो मुझे पता कि कुछ ऐसा वहां पर हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले
तो जो माहौल है वो अच्छा होना है, ये बहुत जरूरी है। और युवाओं को निसंदेह, युवा नेता हैं अखिलेश यादव जी, तो बिल्कुल बहुत कुछ देंगे। समय आने पर ही हम इसको खोलेंगे कि हम क्या दे रहे हैं, नहीं तो फिर होगा कि हमारी पार्टी ने ऐसा किया था तो उन्होंने हमको कॉपी कर लिया, वो तो कमरे में बैठे रहते हैं। अगर हम कमरे में बैठे रहे तो लगातार कोरोना पीड़ित दोनों लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर कौन था, लोगों के बीच में खाना कौन बांट रहा था? हमने तो कभी नहीं कहा कि आप नहीं कर रहे थे, हम कर रहे थे। आपको देखना हो तो आप देखिए, जब आपको दिखेगा ही नहीं, विशेष चश्मे से आप देखेंगे। महिला सुरक्षा की बात बहुत महत्वपूर्ण है युवाओं के मामले में। क्यों? क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी ने बीच में घोषणा करी थी, जो हम लोगों के विरोध के बाद इनको नील डाउन होना पड़ा, कि हम हर छेड़खानी करने वाले और बलात्कार के आरोपी ये देखिए अभियुक्त नहीं, आरोपी व्यक्ति की होर्डिंग चौराहों पे लगवाएंगे। और उसका जब विरोध किया गया था, क्योंकि आरोपी का आप होर्डिंग कैसे लगा सकते हैं जी। और अगर अभियुक्त का होर्डिंग लगाना है तो सबसे पहले ये कुलदीप सिंह सेंगर का होर्डिंग लगाते, साक्षी का लगाते, ये इनके चिन्मयानंद का लगाते, लेकिन उनका नहीं लगा रहे हैं। इन्होंने कहा कि बलात्कार के आरोपियों का हम होर्डिंग चौराहे चौराहे पे लगाएंगे। ये किस तरीके का पुलिस स्टेट कायम करना चाहते थे, जिसका पुरजोर विरोध हुआ और उसके बाद ये नील डाउन हुए कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे। तो इस तरीके की बातें करने वाले लोग, जो एंटी रोमियो स्क्वाड के नाम पे जिन्होंने बच्चों के बीच में दहशत स्थापित करी है, आज से पहले क्या ऐसा हुआ है कि आपको एंटी रोमियो स्क्वाड स्टैब्लिश करने पड़े? जी। 1090 में क्या बुराई? 1090 सपा की नहीं थी, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना थी, लेकिन उसको बंद करके एंटी रोमियो स्थापित चलाना, और वो भी कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता है। इसका क्या मतलब है? उसके नाम पे पुलिस वालों ने कितने लोगों को मारा, कितने भाई बहनों को मारा, कितने पति पत्नियों को मारा। तो क्या वो युवा भूल जाएंगे जो बेरोजगार बैठे हैं, जिन्होंने गोमती में कूद कर आत्महत्याएं की हैं, जो शिक्षक हैं? टेट का देखिए, 25 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। वो कहाँ से आए हैं? अपने एग्जाम देने जब आए, उन्होंने 3 सेक्शन पेपर के कर लिए और चौथे सेक्शन से पहले उन्हें पता चला कि ये एग्जाम तो कैंसिल हो गया। और लगातार फिर इन लोगों ने खुद कहा है कि हमको क्या मिल रहा है सरकार से? कुछ नहीं मिल रहा है। पेपर लीक पर लीक, भर्तियां लीक पर लीक। जी शिल्पी जी, तो काफी आपने उल्लेखित कर दिया है भाजपा शासनकाल में जो काम नहीं हुए हैं, जो उनके माइनस पॉइंट रहे हैं। शबनम जी, निश्चित तौर पे आप ये जानते। जी शिल्पी जी, संक्षेप में फिर हम बस एक लास्ट हम और मैं मेंशन करना चाहती हूँ। संस्कृत विद्यालय के नाम पे अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ कहती है तो मैं आपको याद दिला दूं वो घटना की, जब बीएचयू में एक मुस्लिम प्रोफेसर जो संस्कृत पढ़ाने के लिए नियुक्त हुए थे, भारतीय जनता पार्टी की स्टूडेंट विंग एबीवीपी विश्व हिंदू परिषद ने उस प्रोफेसर के साथ इतना दुर्व्यवहार किया था, उनको वहां से बाध्य कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, उनके साथ मारपीट की गई। ये लोग संस्कृत विद्यालय की बात करते हैं। जो लोग पढ़ाई लिखाई में भी धर्म लेकर चले आए हैं, जिनके अनुसार एक मुसलमान संस्कृत नहीं पढ़ा सकता, वो लोग युवाओं की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश का युवा इस समय इतना निराश है कि आप देख नहीं सकते हैं कि लोगों ने गोमती में कूद के, कल देखिए वो आत्महत्या करने के बाद हाथ पैर तोड़ दिए गए जिन लोगों ने धरने प्रदर्शन किए। कल लड़कियां रो रही थी कि बताइए हम इतनी दूर से अपने घर यहाँ पेपर देने आए और यहाँ आने के बाद हमारी पूरी मेहनत पे पानी फिर गया, क्योंकि व्हाट्सएप पे पूरा पेपर लीक हो चुका था। जी शिल्पी जी, युवा देख रहा है सब कुछ। जी शिल्पी जी। शबनम जी, निश्चित तौर पे आप 2014 का चाहे चुनाव हो लोकसभा का, चाहे 2017 विधानसभा का, चाहे अब भी 2019 को एक बार मान सकते हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पे मोदी जी की लहर चली थी, लेकिन जब परिवर्तन की अच्छे दिन आएंगे, परिवर्तन की लहर की बात हुई थी, उस दौरान सिर्फ और सिर्फ है युवा आपका मेरुदंड यानी रीढ़ युवा थी। अब उन युवाओं के लिए आपने पिछले 4.5 पौने 5 साल में क्या किया है और आगे क्या है? सिर्फ खेलो इंडिया जीतो इंडिया के नारे से नहीं होना, निश्चित तौर पे युवा उद्यमियों का आप सम्मान कर दें, सम्मेलन करा लें, उससे नए जो बेरोजगार युवक हैं उनको मुझे नहीं लगता है कि उनको रोजगार मिल पाएगा। खेल प्रतियोगिताएं करा देना, आप भी जानते हैं कितने स्पोर्ट्स पर्सन, कितने स्पोर्ट्समैन जो हैं उनको कितने % नौकरी दी गई, बहुत सारी चीजें हैं। इस बार आगे आने वाले समय में युवाओं के लिए आप क्या करने जा रही हैं और क्या किया अभी तक? क्योंकि आपकी सरकार है इसलिए आपसे पूछना बनता है कि क्या किया अभी 4.5 साल में।
निश्चित तौर पर त्रिपाठी जी, हमारी सरकार है, हमसे पूछना बनता है कि हमने 4.5 साल में युवाओं के लिए क्या किया। आपने सभी राजनीतिक पार्टियों से ये पूछा जो चैनल पे बैठे हैं, पर उनके पास शायद कोई विजन नहीं था सिवाय आरोप और निराधार आरोप लगाने के। क्योंकि अगर कोई विजन होता तो निश्चित तौर पे कहते कि हम आएंगे तो ये करेंगे और वो करेंगे, या जब सत्ता में थे तो करके दिखाते। पर हम सत्ता में रहते हुए निश्चित तौर पे महिलाओं और युवाओं को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनके लिए तमाम काम हमारी सरकार ने किया। और मैं उनमें से कुछ प्रमुख काम भी गिना के बताऊंगी आपको। निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से रोजगार दिया गया है हमारे समय में, और हम नौकरियों के साथ साथ, सरकारी नौकरियों के साथ साथ हमने रोजगार पर भी जोर दिया है। कांग्रेस के हमारे साथी कह रहे थे कोई पकौड़ा तलता है या कोई टेम्पो चलाता है तो इसमें सरकार का क्या योगदान है। तो ये भी इन्हें बताना होगा कि इतने लंबे समय से सत्ता में रहे, उन्हें ये भी नहीं पता कि स्वरोजगार चलाने के लिए भी पूंजी चाहिए होती है, और उस पूंजी का प्रावधान सरकार लोन के तहत युवाओं को करती है। हमने मुद्रा योजना के तहत करीबन 1,39 लाख युवाओं को ये पूंजी उपलब्ध कराई मुद्रा योजना के तहत, और उन्होंने स्वरोजगार अपना शुरू किया है। और एक रिकॉर्ड सपा के साथी को भी सुनाना चाहती हूँ कि देखिए कि भले ही खेलो इंडिया का मजाक उड़ा के हंस दें, लेकिन ये भी मैं बताना चाहूंगी, स्टार्टअप इंडिया जब शुरू हुआ, स्टार्टअप जब उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ 2017 तक मात्र 200 स्टार्टअप था, और हमारी सरकार में 4.5 साल में 3406 स्टार्टअप शुरू हुआ। एक बार फिर शबनम जी, एक बार फिर आंकड़ा बता दें। शबनम जी, एक बार फिर आंकड़ा बता दें, सपा सरकार में कितना स्टार्टअप था आपके समय? 2017 में 200 जी, 2017 तक 200 था स्टार्टअप उत्तर प्रदेश में, और आज 3406 स्टार्टअप है हमारे उत्तर प्रदेश में। ये 1700% की रफ्तार से बढ़ता हुआ स्टार्टअप है, और ये युवाओं को मिला है। MY बोल के मुस्लिम यादव को महिला युवा कह देना आसान है, पर युवा के लिए युवा सोच रखना कह देना आसान है, पर धरातल पर सत्य उतार देना ये असल प्रतिबद्धता है, असल संकल्प है। अगर आप ODOP देखिए, जिसमें कि हमने हर डिस्ट्रिक्ट से प्रोडक्ट लिया, उसमें 25 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया, जिसमें युवा साथी, मैक्सिमम युवा साथी हैं हमारे। हमने बड़ी औद्योगिक इकाइयां खोली है जिसमें 3 लाख लोगों को रोजगार दिया है। 40 लाख श्रमिक, जिसमें ज्यादातर युवा थे। जब वो कोरोना के समय हमारे, उनकी बात आ जाए, मैं आपके पास फिर आऊंगा। शिल्पी जी, प्रदीप जी, उनकी बात आ जाए। आप लोगों ने अपना जो भी आरोप लगाए हैं मैंने बहुत लंबे समय तक बहुत धैर्य के साथ इनके निराधार आरोप को सुना था। सबसे बड़ा ये कि कहते हैं हम धरातल पे, और कहते हैं 1090 बंद हो गया। ये कितना बड़ा मजाक है। उत्तर प्रदेश की जनता, खासकर महिलाएं जानती हैं 1090 बहुत तेजी से काम कर रहा है, और उसको हमने और स्ट्रेंथन किया है। और उसके बाद ये कहना कि वो तो बंद हो गया, तो इसी से जनता आंक लेगी कि ये पार्टी कितनी धरातल पर है। काशी घोड़ा चलाना कि सैमसंग चला दिया, और आप कहते हैं अभी तक शुरू हुआ कि नहीं मुझे पता नहीं। तो देखिए इस तरह का कि हर एक एक्सप्रेसवे बनता है तो उस पर कहते हैं, आरोप लगाते हैं ये एक्सप्रेसवे हमने बनाया, पर एक्सप्रेसवे पे गाड़ी चलने लायक भी नहीं थी, और कहते हैं एक्सप्रेसवे। तो कागजी घोड़ा दौड़ाया गया पिछली कई सरकारों में, लेकिन हमारी सरकार ने उन सब चीजों को धरातल पर उतारा और जनता को लोकार्पित किया। इन सभी को सेल्फ हेल्प ग्रुप युवा महिलाओं का बनाया गया, जिसमें 1 करोड़ युवा महिलाओं को जोड़ा गया। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बनाया गया, जिसमें 1 करोड़ महिलाओं को जोड़ा गया, और ये ग्रामीण महिलाएं हैं, इनको जोड़ा गया। स्टार्टअप में मैंने बताया कि स्टार्टअप की संख्या इतनी है, लेकिन उसमें कितने युवा जुड़े ये भी मैं बता दूं। 5 लाख युवा स्टार्टअप से जुड़े हैं, उनको रोजगार मिला है। तो ये स्टार्टअप शुरू करने के लिए भी तमाम सुविधाएं सरकार ने दिया, लोन के साथ। ये सब तो मैं अपने कांग्रेस के साथी को बता दूं कि स्टार्टअप शुरू कराने के लिए क्या क्या प्रावधान, कैसे स्किल उनका डेवलप किया जाता है, कैसे उन्हें हर चरण पे स्टार्टअप शुरू करने में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, उसमें सरकार के का साथ कैसे दिया जाता है। अगर कैपिटल बनाना है तो उसके लिए सरकार कैसे पूंजी देती है। ये सारी चीजें
सरकार के योगदान से होता है और ये योगदान सरकार ने दिया है। सरकार ने अगर देखा जाए तो स्किल मैपिंग करके शबनम जी यहाँ थोड़ा सा रोकूंगा मैं। शबनम जी, जैसा आरोप आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि स्टार्टअप कागजों में तो है लेकिन धरातल में उस तरह नहीं है जिस तरह से आप बता रही हैं, ऐसा आरोप है। आपका क्या कहना है? देखिए, आरोप तो जितने भी काम हम कर रहे हैं इन्हें आरोप दिखता है, लेकिन अगर आप धरातल पर उतरे और लोगों से मिलें तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से लोगों को रोजगार मिला है। लंबी संख्या में लोगों को हर डिस्ट्रिक्ट में रोजगार मिला है। ये नहीं कि शहरी इलाके के, ग्रामीण इलाके के भी लोग स्वरोजगार से जुड़े हैं। सरकारी नौकरियां भी आप जानते हैं कि 4 साल में हमने 4.5 लाख के करीब सरकारी नौकरियां दी हैं, जबकि सरकारी नौकरियां 2017 तक 17% युवा बेरोजगार थे और हमारे समय में अभी 4% युवा केवल बेरोजगार हैं। तो अगर देखा जाए तो हर एक स्टेप पे इस तरीके से हमने युवाओं का साथ दिया है, चाहे वो स्वरोजगार करना चाहे या सरकारी नौकरी करना चाहे। हमने युवाओं को जो पढ़ के निकलते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षा जो देते हैं, उनके लिए अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरू किया, जिसमें करीबन 50,000 से ज्यादा बच्चे रजिस्टर हो चुके हैं और वो तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं का निःशुल्क उनको उनकी तैयारियां कराई जाएंगी और जो इसमें प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं उनको हम टैबलेट भी देते हैं। तो इस तरीके से हमारी सरकार ने उनकी शिक्षा के साथ रोजगार, रोजगार के साथ उन्हें आत्मनिर्भर होने के लिए हर एक सुविधा उपलब्ध कराई है। और जहाँ तक अब बात की जाए कि परीक्षाओं में अगर पेपर लीक होता तो ये कह रहे हैं ये कहाँ से आ जाते हैं। सिस्टम में इससे पहले की सरकारों ने इन्हें बहुत अच्छी तरीके से पाला पोसा था। अगर माफियाओं पे कार्रवाई होती है तो ये कहते हैं ये कहाँ से आ जाते हैं, इन पे क्यों कार्रवाई हो रही है, ये इस जाति और इस धर्म के हैं। अगर पेपर लीक होता है और जो लीक करने वाले लोग हैं जो पहले से सिस्टम में बैठे थे, अगर 50 लाख विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं और उस प्रतियोगी परीक्षा में जिस सिस्टम के गलत लोगों की वजह से कुछ लोग पक्षपातपूर्ण रवैये से अगर चयनित होते थे पहले, तो आज निश्चित तौर पे निष्पक्ष ढंग से चयनित होने की प्रक्रिया पूरे उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया। अगर देखा जाए तो शबनम जी, पूरा निश्चित तौर पे आपने 4.5 साल में योगी सरकार ने क्या किया है, सारी चीजें रख दी। 2 चीजों का उत्तर चाहेंगे। शिल्पी जी ने जो लगाई थे एंटी रोमियो वाला, उसमें युवाओं को निश्चित तौर पे अगर जबरदस्ती किसी को भाई बहन बना देंगे तो हर्ट होंगे। दूसरा, उन्होंने एक आरोप ये भी लगाया है कि 1090 जो बंद है उसको एक बार फिर से आप बताएंगे क्या? 1090 नाम तो नहीं बदल दिया? देखिए, तो मैंने इस पे आपको बताया भी कि क्या है। 1090 चौराहा आज भी एज इट इज है और उसके सामने 1090 बहुत मजबूती से काम कर रहा है, पहले की तरह ढीले रवैये से नहीं, कहीं और ताकतवर किया गया। उसको 112 नंबर से भी जोड़ा गया है ताकि कहीं पे पहले 1090 में केवल टेलीफोनिक कंप्लेंट्स लिए जाते थे, आज वो टेलीफोन से कंप्लेन लेने के बाद 112 के साथ जोड़कर, और साथ साथ इसके एक ये भी मैं बताऊं, हमारी सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट में 1 स्टॉप सेंटर खोला है। 1 स्टॉप सेंटर को भी बताना चाहती हूँ कि 1 स्टॉप सेंटर वो जगह है महिलाओं की सुरक्षा को लेके या महिलाओं की सर्वांगीण विकास को लेकर, जहां अगर किसी के साथ कुछ गड़बड़ होता है तो वो कंप्लेन कर सकती है 181 में। एंटी रोमियो के बारे में भी थोड़ा सा बता दें, जो इस तरह से एंटी रोमियो के बारे में भी मैं बोलना चाहती हूँ कि देखिए त्रिपाठी जी, आपको याद रहा होगा जब बुलडोजर चलता था माफियाओं पे, जब माफियाओं पे के खिलाफ कार्रवाई होती थी तो कैसा आंसू विपक्षी बहाते थे। एंटी रोमियो में भी जो युवा अगर किसी अपने साथ में पढ़ने वाली लड़कियों को छेड़ा करते हैं और उससे अगर वो शपथ दिलवाते हैं और उसको ये कहते हैं कि आप अब दोबारा इस तरह की छेड़खानी नहीं करेंगे, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो
मुझे समझ में नहीं आता कि इनके पेट में क्यों दर्द होता है। ये प्रजापति जैसा पालना पोसना चाहते हैं, इनका पाला पोसना। शिल्पी जी हम आपके पास आएंगे। शिल्पी जी मैं फिर आऊंगा आपके पास। शिल्पी जी मैं फिर आऊंगा, उनकी बात आ जाने रीता तो आपको हमको कहना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी पोल पट्टी में खोल रही हूँ पूरा समय दूंगा, आप बात करिएगा, पूरा समय दूंगा। अपने समय में उस पर कार्रवाई कीजिए कि इनका केवल माफियाओं को संरक्षण देना, जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करे, प्रजापति जैसे लोगों को संरक्षण देना, ये इनका विकास कार्य था। इनके सबनम जी हमारे साथ, सबनम जी हमारे साथ अध्यक्ष है शशांक शेखर जी बैठे हैं, अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय युवा अधिकार मंच के। शशांक जी आपने सारे दलों को सुन लिया, खासकर उनको जो संभावित सरकार बनाने वाले हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये सारे दलों ने जो जो अपने दावे किए हैं वो कितना सही है युवा बेरोजगारों के साथ? त्रिपाठी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी कि आपने नौजवानों के मुद्दों को आज प्रमुखता दिया है। जी देखने वाली बात यह है कि चुनावी मौसम में ये सारे राजनीतिक पार्टियां नौजवानों के इर्द गिर्द घूमने लगी। जी निश्चित रूप से युवा, इसीलिए मैंने आपको सबसे लास्ट में लिया है कि सबके दावे आ जाएं, वादे आ जाएं, क्या किया है ये आ जाए, फिर आप उसकी वास्तविकता पे आप बता दें। बिल्कुल जी। तो आप देखेंगे कि नौजवानों की भूमिका और भागीदारी सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक और प्रचार तक ही सीमित रहा जी। जाति धर्म की राजनीति में राजनीतिक दल नौजवानों को एक तरीके से उनके अंदर उन्माद पैदा करने की कोशिश की है जी। जहां तक मेरा मानना है, संगठन का भी मानना है, और हम लोग नौजवानों के अंदर एक जागरूकता कार्यक्रम भी चला रहे हैं नौजवानों के अधिकार संरक्षण संवर्धन को लेकर के जी। हम लोग चाहते हैं कि इन पार्टियों को सेंट्रलाइज किया जाए। जो देश की आबादी का 65% का नौजवान है, आज तक उसकी कोई नीति नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर उसका कोई आयोग नहीं बन पाया जी। जहां तक रोजगार की अभी बात कर रहे थे, सारे दल रोजगार की बात कर रहे हैं, मैंने इतने रोजगार दे दिया, कोई कहा कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले मेरे मुख्य एजेंडे में रहा है, 2013 से लगातार संघर्ष कर रहा हूं सार्वजनिक मंचों से भी जी। कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यदि बना दी जाए जी, उसमें इन सारे राजनीतिक दलों को राजनीति से हट करके रोजगार पर काम करने की कुशलता के आधार पर, योग्यता के आधार पर जो जिस योग्य है उसको रोजगार की एक व्यवस्था कर दी जाए, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना लागू कर दिया जाए जी। सवाल है इनके चुनाव का, तो चुनाव में बगैर नौजवानों का नाम लिए तो इनका बेड़ा पार हो ही नहीं सकता जी। निश्चित रूप से जितनी योजनाएं हैं, हर सरकार कुछ अच्छा करती है, कुछ बुरा करती है जी। लेकिन नौजवानों के प्रति किसी भी दल की नीयत साफ नहीं है जी। अभी आप देखेंगे कि आउटसोर्सिंग जैसी कुप्रथा की रचना पिछले सरकार में की गई, इस सरकार में चरम पर पहुंचाई गई। खैर इस सरकार में एक जेम पोर्टल जैसी एक व्यवस्था ला दी गई जिससे कुछ स्तर तक मतलब 2 से 4% तक शोषण रुका जी। फिर भी एम्बुलेंस कर्मचारी से लेकर के तमाम विभागों में काम करने वाले कर्मचारी आउटसोर्सिंग के कंपनियों के द्वारा, विभागों के द्वारा, सरकारों के द्वारा आज भी प्रताड़ित किए जाते हैं। आज भी उनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। सिर्फ कागजी आंकड़ों में ये चाहे राजनीतिक सत्ता के लोग हों चाहे विपक्ष के, ये सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने का काम करती हैं। यदि वास्तव में इनकी नीयत साफ है, इनको लगता है जिस तरीके से राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से लेकर दिल्ली तक हम लोगों ने युवा जागरूकता एवं अधिकार यात्रा हमने निकाला था 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती से प्रारंभ करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे समाप्त किया था। इन नौजवानों के अंदर मैंने देखा कि पार्टियों के अंदर इतनी बौखलाहट थी कि नौजवानों को एक गैर राजनीतिक संगठन पर आने से मना कर रहे थे। निश्चित रूप से नौजवान इनके चंगुल में फंस गया है। इन नौजवानों को इनके चंगुल से बाहर लाकर के एक मंच पर इकट्ठा करना ये राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के लिए भी चुनौती है, देश के भविष्य के लिए भी चुनौती है। जी शेखर जी, दो चीजें जहां तक
शेखर जी, प्रतिभा की बात करेंगे। शेखर जी, दो बातें कही आपने कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी की बात कही और युवा आयोग के गठन की बात कही। ये भी आप जानते हैं कि ये काम इस समय अभी तो न सपा कर सकती है न कांग्रेस कर सकती है, 2024 तक मोदी सरकार है तो शबनम पांडे जी ही करवा सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या युवा आयोग का गठन है? युवा आयोग है क्या उत्तर प्रदेश में? आयोग का कोई काम नहीं है, बोर्ड बना है लेकिन वो भी अपनी पूर्ण भूमिका में नहीं है जी। वो सिर्फ एक खाना पूर्ति है। युवा के नाम पर एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दिया गया, मुझे नहीं लगता कि उसको युवाओं की योजनाओं के बारे में कोई जानकारी है जी, या युवाओं से रिलेटेड कोई चीज धरातल पर दिखाई दे रही जी। युवाओं के आयोग का मतलब ही यही हुआ कि उनकी प्रतिभा का सम्मान होना, उनके अधिकारों की रक्षा होना, संरक्षण होना, उनका संवर्धन होना, कैसे विकास होगा, उनको रोजगार कैसे सृजन होगा, इन सारे मुद्दों पर या नौजवानों को लेकर के कोई भी समस्याएं हैं यदि उनके पास पहुंचती है, आयोग में पहुंचता है तो उसका निदान करना। आज तक क्यों नहीं बन पाया, ये सवाल सारे दलों से है, क्योंकि वो या तो पक्ष में रहे होंगे या तो विपक्ष में रहे होंगे। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के बैनर तले मैं इस सवाल को पूछने की भी भरपूर कोशिश कर रहा हूं और विपक्ष पार्टियों और सत्ता दोनों को इस मुद्दे पर सोचने पर विवश भी कर रहा हूं। ये इन दलों को तय करना है कि नौजवानों पर अपना रुख स्पष्ट करते हैं नहीं करते हैं, ये इनके ऊपर। चलिए हम पूछ लेते हैं। प्रदीप जी, शबनम जी कह रहे थे, अब शिल्पी जी मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रदीप जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रदीप जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी। वो जिस तरह से उन्होंने कहा अगर आपकी सरकार बनती है, खैर रोजगार गारंटी का तो केंद्र का मामला है, लेकिन इससे जुड़ता हुआ कुछ आप निर्णय लेंगे अगर आपकी सरकार बनती है तो? एक तो युवा आयोग का गठन सिर्फ दिखाने के लिए ना हो, दूसरा रोजगार की गारंटी कुछ प्रदेश लेवल पे। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने तमाम आंकड़े बताए। ये वही आंकड़े हैं कि इनकी सरकार ने कहा कि 4 लाख नौजवानों को हमने रोजगार दिया। आरटीआई में नौजवानों ने पूछा कि भैया ये कहां दिया, किसको मिल गया, आज तक सरकार ने जवाब नहीं दिया। सरकार एक विज्ञापन निकाली, पटवारी के बाद का विज्ञापन कि देखिए इनको योगी जी की सरकार में नौकरी मिली। मालूम हो वो विज्ञापन भी सरकारी विज्ञापन तो फर्जी था। अब बात करते हैं कि इन्होंने कहा पकौड़े तलने पर इन्होंने मोदी जी और योगी जी के योगदान पर चर्चा की। प्रदीप जी, तौर पर मैंने सवाल आपसे कहा कि अगर आपकी सरकार बनती है तो आप करेंगे क्या? 20 राज्यों में प्रदीप जी मेरी बात सुन लीजिए। प्रदीप जी मेरी बात सुन लीजिए। मैंने आपसे शुरुआत में ही पूछा था, आप निश्चित मुझे मालूम है कि शबनम जी की बातों का उत्तर देंगे आप, लेकिन हमने शुरुआत आपसे की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो इनके लिए कुछ इस तरह की गारंटी देगी। आपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से दिया, भारतीय जनता पार्टी से शुरुआत कर दी। मुद्दों से करने का जाते हैं जी, बिल्कुल जवाब दूंगा। जब मैं शशांक का भी जवाब दूंगा, आप पूरी बात तो आने दीजिए जी। भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती है कि हमने रोजगार के तमाम संसाधन व्यवस्था कराई और स्थिति क्या है? जो फिरोजाबाद का चूड़ी उद्योग 50% से ज्यादा नीचे चला, बंद हो गया, कारखाने बंद हो गए, लोग नौजवान सड़कों पर, और आज आर्थिक तंगी की स्थिति है, तमाम नौजवान आत्महत्या कर रहा है। और इसमें इतना ही नहीं हो रहा, वाराणसी का 6000 करोड़ का सिल्क कारोबार आपके कार्यकाल में लगभग समाप्ति के तौर पर। आज आपसे तमाम सुविधाएं ये सिल्क कारोबारी मांग रहा है, इसमें नौजवान मांग रहा है। आपने कतई उनको ध्यान देने के बजाय उनको बनने पर छोड़ दिया, उनको उनके हालात में छोड़ दिया। भदोही का कालीन कारोबार 1200 करोड़ रुपए का आज लगभग बंद होने के कगार पर। आगरा और कानपुर का 6000 करोड़ का लेदर उद्योग और सहारनपुर का लकड़ी उद्योग 400 करोड़ का, ये आपके कार्यकाल में बंद हुआ है। ये आपके कार्यकाल में बंद हुआ और आप उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं, आप नए उद्योग की बात कर रहे हैं। आप कम से कम युवाओं को छलना बंद करिए, झूठ बोलना बंद करिए। और शबनम जी तो हमारी बड़ी बहन है, से पहले हम लोग साथ में काम किया। ठीक है योगी जी झूठ बोले, ठीक है मोदी जी झूठ बोले, आपको इन मंचों से आके झूठ नहीं बोलना चाहिए। चिकनकारी उद्योग लखनऊ की बात कर लीजिए आप, करीब 2 लाख लोग जिनकी लड़ाई आपने भी लड़ी थी कभी जी, वो लोग आज बेरोजगार हो रहे हैं और योगी जी की सरकार में हो रहे हैं। आपने एक रोमियो स्क्वाड की बात की, रोमियो स्क्वाड जरा बताइए त्रिपाठी जी, सरकार बनने के 3 महीने के बाद रोमियो स्क्वाड कभी सुना नाम आपने जी? कहीं कोई गिरफ्तारियां हुई क्या? और जब हुई तो कभी परिवार को प्रताड़ित किया गया, कभी परिवार भाई बहनों को प्रताड़ित किया गया। उसके बाद क्या किसी चौराहे पर आपने रोमियो स्क्वाड देखा?
कहीं कुछ हुआ? या अपराधियों की बात कर रही है? जिस सरकार में आपकी जिस कैबिनेट में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और विकास के फैसले होते हैं, वहां आधा दर्जन से ज्यादा अपराधी बैठते हो। जो सरकार कानून व्यवस्था पे बात कर रही है, 114 से ज्यादा विधायक सदन में उनके अपराधी बैठते हो, ये कानून व्यवस्था की बेहतरी की बात करेंगे? अब बताइए, लगातार जिनके कार्यकाल के अंदर गुंडे जेलों में बर्थडे बनाते हुए उनका वीडियो वायरल होता हो, एक गुंडा दूसरे गुंडे की जेल के अंदर पिस्तौल से हत्या कर देता हो, कानून व्यवस्था पे नहीं है, सदन के अंदर ये बताता हो, कानून व्यवस्था में हम युवाओं को रोजगार देने पे मंथन कर रहे हैं, ब्लास्ट कर जाती। आज तक वो अपराधी पकड़ा नहीं गया, उस बेचता नहीं, और ये कानून व्यवस्था पे बात करती है। कानून व्यवस्था पे बात ही नहीं की प्रदीप जी। भारतीय जनता पार्टी ने केवल गुमराह किया है, नौजवानों को गुमराह किया, कानून व्यवस्था पर भी फेल है, नौजवानों को रोजगार देने के मामले में भी फेल है। और आप इतना, हाँ, निश्चित तौर पर शशांक शेखर जी की बात हमसे हम सहमत हैं, और हम आने वाले समय पे जब हमारी सरकार होगी और अपने घोषणा पत्र अपने नेताओं से बात करेंगे, हम शशांक जी की इन मुद्दों को रखने का प्रयास करेंगे। जी शिल्पी जी, आपसे भी वही सवाल है। निश्चित तौर पे हमने प्रदीप जी से कहा, उन्होंने पूरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया उसका उन्होंने उल्लेख कर दिया। आपसे भी वही उम्मीद है कि आप जो उन्होंने कहा है रोजगार गारंटी की बात करेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार गारंटी आयोग बनना चाहिए, लेकिन नहीं बन सकता। ये आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश के स्तर पे अगर सपा आती है तो कुछ करेगी, और जो युवा आयोग बनाएगी उसको थोड़ा मजबूत करेगी, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होगा। नहीं, देखिए, निसंदेह शशांक शेखर जी के जो मांगे, जो उनकी मांगे हैं वो बहुत विचारणीय हैं और बहुत सही मांगे हैं। युवा ही हमारा भविष्य है, और जो उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना और युवा आयोग का गठन बिल्कुल होना चाहिए, और मैं उनको ये जो उनका मैंने सुझाव देख के नोट भी कर लिया। और मुझे इस बात की खुशी है कि पुरानी पेंशन बहाली का जो मुद्दा हमारे मैनिफेस्टो में इंक्लूड किया गया है, वो मेरे ही सुझाव पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको लिया है, क्योंकि बहुत बड़ी मांग थी, बहुत सारे कर्मचारी इसको मांग रहे थे। तो ये वाला मुद्दा मैं बिल्कुल उनके सामने पुटअप करूंगी। जो बातें वो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अब मैं शबनम जी की बातों पे आती हूँ कि शबनम जी ने कहा कि मेट्रो की बातें करी, पूर्वांचल पे हम लोग दावा दे रहे हैं। ठीक है, हम मेट्रो पे दावा देते हैं, आप पूर्वांचल अपने पास रखिए। मुझे शबनम जी ये बताइए, बहुत सारा काम किया, मेट्रो से भी बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलना था, और बहुत सारे रोजगार पे जाने वाले लोगों के जीवन को भी मेट्रो प्रभावित करी। 4 लाइनों पर सेंक्शन हुई थी सपा सरकार में मेट्रो, मात्र 1 लाइन जो समाजवादी पार्टी की सरकार बना कर गई, उसके बाद 3 लाइनों का निर्माण निरस्त कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। ये रोजगार देंगे, ये रोजगार देंगे। उसके बाद इन्होंने कहा 1090 और 112 से हमने उसको जोड़ दिया। मैं दावा करती हूँ, आप यही स्टूडियो से बैठ के 1090 पे कॉल करके देख लीजिए, और देख लीजिए कितनी देर में मदद मिलती है। तीसरी चीज, इन्होंने कहा कि शपथ दिलाई जा रही। देखिए, इन्होंने एक्सेप्ट किया जो मैंने आपसे कहा था, विश्वविद्यालयों में, डिग्री कॉलेजेस में भारतीय जनता पार्टी की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिस तरीके का गुंडा राज कर रही है, लोगों को जाके प्रताड़ित कर रही है, बच्चों को, और इन्होंने एक्सेप्ट किया, शपथ दिलाई जाती। उन्होंने एक्सेप्ट ये किया कि जो बच्चा, जो लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा है, उसकी शिकायत आती है, उसको सबक सिखाने के लिए। उन्होंने ये नहीं किया कि जबरदस्ती किसी इनोसेंट लड़के लड़की को शपथ दिलाई। को छेड़ेगा नहीं, शपथ क्या दिलाया गया, इसको आप इस तरीके की शपथ दिलवाई। इनके भारतीय जनता पार्टी में वो तब तक बना रहा जब विपक्ष ने हल्ला नहीं कर दिया, और आज तक वो निष्कासित नहीं हुआ है। इनके मीडिया प्रभारी ने एक लेटर निकाल के दिया था कि कुलदीप सिंह सेंगर पार्टी से निकाल दिया। क्या बातें करते हैं, बच्चों के बीच में दहशत कायम करते हैं। आपके यहाँ गुंडे अपराधी जो बलात्कारी बैठे हैं, उनसे आपने शपथ दिलवाई। कुलदीप सिंह सेंगर के डिग्री कॉलेज में कितनी लड़कियां हैं जो बलात्कार से पीड़ित हैं, आप बच्चों के बीच में जो दहशत कायम करा रहे हैं, आपको जवाब देंगे ये बच्चे? आप इस तरीके से शपथ दिलाने लगेंगे? कुलदीप सेंगर नहीं है, शिल्पी जी, कुलदीप सेंगर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले नहीं है। कुलदीप सेंगर विधायक हैं, उनके डिग्री कॉलेज में। आपको यही तो नहीं पता, उस लड़की का बलात्कार उन्होंने अपनी डिग्री कॉलेज के नाम पे किया है। चिन्मय आनंद के डिग्री कॉलेज में बलात्कार होते हैं, ये वहां भी इसी तरीके की शपथ चलाते होंगे। क्या मतलब है शपथ का? लड़की अगर पीड़ित है, महिला पीड़ित, तो पुलिस के पास जाएगी ना। ये शपथ से क्या हुआ? शपथ ले करके तो मोदी जी ने 15 लाख आज तक नहीं दिए जनता को। शिल्पी जी, एंटी रोमियो में तो पुलिस वाले ही है ना, एंटी रोमियो में पुलिस वाले ही हैं।
एबीवीपी के गुंडे हैं, विश्व हिंदू परिषद के गुंडे हैं, लोगों ने ढूंढा। आपको मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का शासन ऐसा शासन है कि जब विरोध प्रदर्शन पे हम लोग भी बैठते हैं तो बगैर बिल्ले के सादे कपड़ों में लोग आते हैं। पुलिस की अगर यूनिफॉर्म पहने होते हैं तो उनकी नेम प्लेट नहीं होती है। मेरे पास फोटो है, मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ। और अगर नहीं भी होंगे वर्दी में तो सादे कपड़ों में आते हैं, बकायदा बेत लेकर मारते हैं। वो लोग कौन हैं? ये दिल्ली से लेकर जी बताइए, हमें भी तो पता चले कौन लोग हैं जो पुलिस के बीच में बगैर वर्दी बगैर नेम प्लेट के आते हैं। आप कहते हैं वो पुलिस है? पुलिस नहीं है, ये सब गुंडा राज कर रखा है कायम, और युवा इसका जवाब देगा। जिन युवाओं को इन्होंने पुलिस केस में फंसाया है, जो भाई बहन बेइज्जत हुए, जो पति पत्नी बेइज्जत हुए हैं, आप छेड़छाड़ की बात करते हैं। बैठे हुए बच्चों को इन्होंने उठाया है और उनको उठाने में बंद कराया है। ये पूरी दुनिया को मॉरल टीचिंग देने लगेंगे? क्या तालिबान का राज है? जहाँ भारत में लोकतंत्र है, जो किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता से आचरण की अधिकार देता है, हमारा संविधान ये कहते हैं कि नहीं, हमारे अनुसार चलिए, आप किसी से बात नहीं कर सकते, आप किसी के साथ बैठ नहीं सकते। इनके पास ये शक्ति किसने दी? पुलिस होनी चाहिए। एंटी रोमियो स्कॉट कहाँ है? और जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, 3 महीने के बाद तो पता ही नहीं चला कि वो एंटी रोमियो स्कॉट गया कहाँ। इनकी सारी योजनाएं इसी तरीके से। लेकिन देखिए, पूरी डेटा कलेक्शन एकदम जोरदार है। शबनम पांडे जी सब कुछ लेके आई हैं, सारे चीज उनके पास है। उन्होंने सब बता दिया कि 4.5, और इन्होंने कहा कि हमने 3 बड़ी औद्योगिक यूनिट स्थापित की है। प्लीज शबनम जी हमें जरूर बताइए कि वो कहाँ स्थापित हुई है। चलिए, अब मैं रोजगार की बात पे आती हूँ। मैं रोजगार की बात पे आती हूँ। वो 3 औद्योगिक यूनिट कहाँ स्थापित की गई है? जी जी शबनम जी। जिस तरीके से मनगढ़ंत बयानबाजी हो रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने सेंगर को स्थापित की गई हैं। सुन लीजिए, हड़बड़ाइए मत, परेशान मत होइए, आप नाम बता दीजिए, मत होइए, सुन लीजिए, बता दीजिए। शिल्पी जी बात आने दीजिए, शबनम जी की शिल्पी जी बात आने दीजिए। डिसिप्लिन तो आपकी पार्टी सिखाएगी, गुंडों की पार्टी कहलाती है, डिसिप्लिन तो सिखाएगी। बलात्कारियों की पार्टी बोलने तो सुनते हैं। आपकी पार्टी की तरह बलात्कारियों की पार्टी नहीं है हमारी। ऐसा आप लोग गुंडे हैं, आप बलात्कारी हैं। आप दूसरों को ना बताइए, आप दूसरों को ना बताइए कि किसकी पार्टी क्या है। जी शिल्पी जी सुन लीजिए, आपने आरोप लगाए हैं, उनका उत्तर भी तो आने दीजिए। आप बुला लेते हैं और बलात्कारियों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। होना चाहिए। शबनम जी आप बोलिए। देखिए, जिस तरीके से बेरोजगारी की जब बात हो रही थी तो प्रदीप जी ने कहा कि ये आंकड़े गलत हैं, लेकिन सीएमआई ने ही ये आंकड़े दिए हैं और बेरोजगारी कम हुई है उत्तर प्रदेश में। ये सीएमआई की सभी राज्यों की जब स्क्रूटनी हुई है रोजगार को लेकर, और उस लिस्ट में ये निकला है। केवल उत्तर प्रदेश का नहीं निकला था, सभी प्रदेशों का, और उत्तर प्रदेश काफी आगे इसमें आ गया कि रोजगार बहुत त्वरित तौर पे उत्तर प्रदेश में दिया गया। ये मेरे आंकड़े नहीं है, सीएमआई के आंकड़े। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं के जो आंकड़े आते हैं, संवैधानिक संस्थाओं की जो कार्यप्रणाली है, उस पर प्रश्न चिन्ह शायद ये ना उठाएं, क्योंकि जिस तरीके से इन्हें स्वरोजगार पे प्रश्न उठाया उसका उत्तर मैंने दे दिया, बेरोजगारी पे दिया, और 1090 पे कभी भी फोन कर लीजिए, क्योंकि हम लोग हमेशा ग्राउंड पे रहते हैं और मैं महिला आंदोलन से निकली हुई हूँ, तो मैं बेहतर तरीके से जानती हूँ कि 1 स्टॉप सेंटर कैसे काम करता है, 181 कैसे काम करता है, 1090 कैसे काम करता है, 112 कैसे काम करता है। शबनम जी शिल्पी जी ने तीन उद्योग जो स्थापित करने की बात की, उनके नाम मांगे शिल्पी जी। मैं अभी आ रही हूँ, उस पर भी आ रही हूँ। देखिए, इन्होंने आरोप लगाया कि सुरक्षा नहीं है, लेकिन उस वक्त देखिए जिस वक्त इनकी सरकार थी, MY करके ये सरकार चलाते थे, महिलाओं के अधिकार, मुस्लिम महिलाओं के 3 तलाक के अधिकार को पे उनको अधिकार दिलाने से नकारते थे, ये कह के कि ये धर्म का मामला है, महिलाएं प्रताड़ित हुई, ये धर्म का मामला है। केवल जी मैंने सवाल किया है। कांग्रेस भाजपा की बात कहती थी कि ये धर्म का मामला, उसके अधिकारों का हनन कर रहे थे ये। उस वक्त ये आवाज उठती ना, तो मुझे अच्छा लगता कि हाँ, ये संवेदनशील है, चाहे वो युवा महिला ही। समय कम है शबनम जी, समय कम है,
बहुत संक्षेप में थोड़ी ये चीजें बता दीजिए। जैसे उन्होंने 3 यूनिट के नाम मांगे, प्रदीप जी ने अलग अलग क्षेत्रों का जो रोजगार कम हो गया है उसको मांगा, थोड़ा उससे उत्तर दे दीजिए। मैंने विभिन्न क्षेत्रों में कैसे कहाँ रोजगार मिला, उसमें से 50% के तो आंकड़े आपको बता ही दिए और सामने हैं। वो चाहे धरातल पर आना चाहे तो उन्हें सारी कुछ मिल जाएगा। तीसरी बात मैं ये कहना बता दीजिए आपके क्वेश्चन का आंसर करने के लिए नहीं आई हूँ मैं। अपने अरे आप बता रही हैं आपकी पार्टी ने काम किया, बताइए तो। अब मेट्रो पे इनके पास जवाब ही नहीं है। देखिए, मेट्रो पे जब बात आई तो मेट्रो को कहते हैं कि हमने ये किया। एक परिवार का मेट्रो पे चल जाने से मेट्रो चल नहीं जाता। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मेट्रो की शुरुआत अगर हुई तो बगैर स्टेशन के इन्होंने लोकार्पण किया। सारे स्टेशन भाजपा सरकार के आने के बाद बना है लखनऊ में। और ये लखनऊ 5 साल में आगे क्यों नहीं बनाया आपने? परिवार को मेट्रो में घुमाकर उन्होंने लोकार्पण किया और उसका सारा कंप्लीशन हमारी सरकार ने किया। 5 साल में क्यों नहीं बनाए गए बची हुई लाइनों को? और प्रदेश जिलों में मेट्रो को चलाने का काम कर रहे हैं। अपने जो एक्सप्रेस करवा के छोड़ गए थे, बनी हुई थी, ना कोई रेस्टोरेंट बना था, जी शिल्पी जी, कोई प्रावधान नहीं था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भी काम हम पूरा कर रहे हैं। समय हमारा खत्म हो गया है। शबनम जी, समय समाप्त हो गया है। शबनम जी, थोड़ा सा ही जानना चाहेंगे, चाहे चूड़ी उद्योग की बात हो, लेदर उद्योग की बात हो, लखनऊ चिकन उद्योग की बात हो, जैसे प्रदीप जी ने कहा है कि लगातार बंद हो रहे हैं, इस तरफ आपकी सरकार क्या ध्यान देगी आगे चल के, या क्या ध्यान दिया है? मुझे लगता है कि प्रदीप जी को ये नहीं मालूम है कि ओडीओपी के तहत इन सभी उद्योगों को बहुत ही तेजी से चलाया जा रहा है और उसकी वजह से हमारे जानकारी करके आइए। राजनिवेश की क्षमता के मामले में उत्तर प्रदेश 21 राज्यों में 20वें स्थान पर आप खड़े हैं। देखिए, गलत बात योगी जी और मोदी जी की तरह करिए। हम आपका सम्मान करते हैं। झूठ बोलना बंद करिए, झूठ बोलना बंद करिए। चलिए आंकड़े मत बताइए। चूड़ी उद्योग 50% बंद हो गया है। झूठे आंकड़े बोलना बंद कर दीजिए। चलिए, हमारा समय समाप्त हो गया है। शबनम जी, प्रदीप जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और शेखर जी, आप निश्चित तौर पे बंद करिए। आप लंबे समय संघर्ष कर रहे हैं। शेखर जी, आप युवाओं को रुख उसी तरह मोड़िएगा जहाँ लगा हो शेखर जी आपको कि ये पार्टी आने के बाद युवाओं का कुछ भला होगा। 2 बातें आपने जो कही, रोजगार गारंटी की बात कही है, युवा आयोग के गठन की बात कही है, निश्चित तौर पे आपको लगे तो उन्हीं की तरफ रुख मोड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शबनम जी आपका, शिल्पी जी आपका और प्रदीप जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश में 14 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। इनमें से 30 से 35% युवा मतदाता हैं जिनकी उम्र 18 से 40 के बीच है। युवा की सोच होती है कि उसे अपने ही प्रदेश में बेहतर शिक्षा के साथ रोजगार भी मिले। ऐसे में सत्तासीन बीजेपी सरकार अब तक शिक्षा के साथ ही रोजगार को लेकर कई बड़े ऐलान कर चुकी है। इतना नहीं, योगी सरकार का दावा है कि सपा बसपा सरकार के 10 साल में मिली नौकरियों की करीब 2 गुनी नौकरियां तो बीजेपी ने 4.5 साल के शासन में दे दी। अब ऐसे में चुनाव के मद्देनजर सपा बसपा कांग्रेस समेत अन्य पार्टियां युवाओं को अपने साथ लाने के लिए जो लोक लुभावन वादे कर रही हैं, उससे युवा मतदाता कितने प्रभावित होते हैं। निश्चित ही 22 के घमासान में देखना अहम होगा। इसी के साथ सत्ता के संग्राम में इतना ही। नमस्कार।